अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें, हमें पसंद करते रहें। सैटरडे संडे वीकेंड शाइन शो लेके K21 पे मैं सुबह सुबह आपके सामने हाजिर होती हूँ। और अच्छा, मुझे खुशी बहुत होती है सैटरडे संडे की, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन ऐसे होते हैं कि जब मैं यहाँ शो भी करती हूँ, बहुत कुछ मुझे यहाँ सीखने को मिलता है, क्योंकि जो मेरे गेस्ट आते हैं मैं उनसे पूछती हूँ, उनसे बात करती हूँ, सवाल करती हूँ, जो चीज़ें मुझे नहीं पता होती वो मुझे पता चलती है। तो आपकी नॉलेज में जब इजाफा होता है तो आपको खुशी होती है कि आप कुछ सीख रहे हैं। कहते हैं ना, इल्म जो है, अगर कुछ लोग सोचते हैं ना कि सीखने का अमल ख़त्म हो गया है, तो यकीन करें आपके तरक्की के रास्ते वहीं बंद कर दिए आप लोगों ने। तरक्की के रास्ते जब तक खुले रहते हैं जब तक आप सीखने का अमल अपना जारी रखते हैं। तो ये सोच हर इंसान के अंदर होगी तो यकीन करें आपके तरक्की के रास्ते खुलते रहेंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ बैठ के सीखी है। हमारा जो हफ्ते को आपको पता है कि सुबह सैटरडे वाले दिन मेरा जो पहला सेगमेंट होता है उसमें मैं सवाल करती हूँ, जो मेरे जहन में होता है मैं पूछती हूँ, और फिर जब मुझे जवाब मिलते हैं उससे मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे क्लियर हो जाती हैं। जो मेरे आसपास लोगों के साथ मुश्किलात होती, मुझे पता चल जाता है अच्छा ये वजह है, इनको ऐसा करना चाहिए, ये चीज़ करें तो इनके लिए आसानी होगी। तो मुझे ये पहले सेगमेंट से ये काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो पहला सेगमेंट यानी कौन सा बोल रही है, आपको तो पता ही है कि मेरा जो पहला सेगमेंट होता है, हमारे डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि सिर्फ वो बच्चों के हवाले से और हम उस टॉपिक पे बात नहीं करते, उसके अलावा जो अभी लेटेस्ट आपको पता है कि हॉट टॉपिक है, बल्कि हर पूरी दुनिया में इस टाइम एक बहुत बड़ी जो वबा है कोरोना, उस पर भरपूर तरीके से अवेयरनेस आवाम को वो देते हैं, हर चीज़ गाइड करते हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि हमारे जहनों में जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आ चुकी हैं, जिसकी वजह से हमें जो करना है, वैक्सीन की तरफ जाना है, क्या करना है उसके लिए वैक्सीन लगवाने से पहले, जो कि मुझे डॉक्टर साहब से पता चला कि वैक्सीन लगवाने से पहले आपने प्रॉपर टेस्ट भी करवाने हैं कि अल्लाह ना करे आपकी शुगर हाई ना हो, BP हाई ना हो। ये बात मुझे नहीं पता थी, यकीनन ये भी आपको हमारे शो से पता चली होगी, तो उस पर भी हम डिटेल में बात करते हैं और साथ साथ जो दूसरे इश्यूज़ होते हैं हम उन पर भी बात करते हैं। तो आज भी बड़े ज़बरदस्त हमारा टॉपिक है आज के शो का भी, और एक नहीं 2-3 हमने रखे कि हम 2-3 चीज़ों को कवर करेंगे। तो आपने हमारा शो इसी तरह देखना और इसी तरह पसंद करना है। मेरे साथ हमारे हर दिल अजीज़ डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज विटामिन डी पे। तो अच्छा, एक चीज़ तो ये होती है कि हम लोगों के जहनों में जो एक चीज़ बसी हुई है, जो हम सुनते भी आए हैं सदियों से, कहते हैं ना, सबसे पहले तो वो घरेलू बातें जो हम सुनते हैं कि विटामिन डी तो आपको ना धूप से मिल जाती है, क्या ज़रूरत है, सही, कमी कैसे होगी जब आप धूप में सुबह सुबह उठ के जा रहे हैं, आपको तो ज़रूरत ही नहीं विटामिन डी के टेस्ट करवाने की। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ देखिए, इतनी खूबसूरत बात है, और कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा है। जितनी वाफर मकदार में सूरज हमारे मुल्क में पाया जाता है, तो उसके हिसाब से तो हमारे पास विटामिन डी टाइप की कोई बीमारी होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, वो ममालिक जैसे यूरोप और अमेरिका है ना, वहाँ पे सूरज बहुत कम निकलता है, तो वहाँ भी बीमारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि अपोजिट है इससे। वहाँ बीमारी नहीं है, यहाँ पे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह, जो सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो सूरज, जो सनरेज़ हैं, ये अल्ट्रा वायलेट लाइट ही होती हैं इनकी, और इसका एक प्रॉपर टाइम होता है। ये जो दोपहर में जो तेज़ धूप निकल आती है या रात को जो शाम में टाइम पे जो धूप होती है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती है। वो धूप जो सुबह निकलती है उसके तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद आप जो है, अगर आप सनरेज लेंगे और उसमें पे बॉडी के कपड़े वपड़े यानी ऊपर की चीज़ें ऐसी नहीं हो, क्योंकि कपड़े जब कॉन्टेक्ट में आएगा सनरेज तो आपकी बॉडी तक, स्किन तक पहुँचने में टाइम लगेगा। तो उसमें वो बड़ी चीज़ें हटा के फिर वो लेते हैं, जैसे हम बच्चों को लिटा दिया ऊपर धूप के अंदर, तो वो सनरेज बच्चा जो है वो लेता है। स्किन जो है हमारी वो चीज़ है जहाँ पर ये सारा प्रोसेस होता है, विटामिन का होता है। एक विटामिन, अच्छा विटामिन की अलग अलग किस्में होती हैं विटामिन डी की, एक D2 होती है, एक D3। ये जो हम बात करते हैं D3 की बात करते हैं, विटामिन D3 होती है ये डीऑक्सी कैल्सीफेरॉल कहलाता है ये। तो इसकी जो फॉर्मेशन है, प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो मैन्युफैक्चर फैक्ट्री है इसकी, वो स्किन होती है हमारी बॉडी की। इसकी रेस में कुछ हमारा केमिकल हमारी बॉडी में होते हैं, जब सनरेज से मिलती हैं तो मल्टीप्लिकेशन होती है, प्रोसेस से गुजरता है, और रिजल्ट में हमारे ये विटामिन डी बन के जाके बॉडी के अंदर, हमारा लीवर है वहाँ जाके स्टोर हो जाता है ये, वहाँ से फिर ये बॉडी के अंदर रिलीज होती है। तो हाँ, हमारे यहाँ अब चूँकि धूप तो बहुत है, तो प्रॉपर वे में जो है हमारे पास
वो रूप नहीं पहुंच रही है या हम उसको अवेल नहीं कर रहे, इसलिए ये बीमारियां हमारे यहाँ ज़्यादा डेवलप होती हैं। अब जब सनरेज कम है तो डेफिनेटली आपको वो जगह चाहिए, वो चीज़ें चाहिए जहाँ से विटामिन आपको मिले, ठीक है ना। तो विटामिन मिलने का भी एक तरीका है। जैसे मैंने D3 की बात की, ये एनिमल इन ओरिजिन होती है, यानी इसके लिए आपका तो बेहतरीन जो ग़िज़ा, यानी ये अगर कम हो रही है बॉडी के अंदर तो एक तो ये होगा कि सनरेज कम होगी ना, दूसरी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कहलाएगी वो। यानी आपके आप जो ग़िज़ा आप खा रही हैं उसमें आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं ले रहा है जिसमें विटामिन D पाया जाता हो। अब देखें हम और आप अगर हम कंपेयर करते हैं अपने ग़िज़ा की, तो हम लीवर ऑयल, कॉर्न लीवर नहीं लेते हैं अमूमन, हम कहते हैं कि यार छोड़ो इस समय। अंडे हम ज़रूर खाते हैं, है ना, हम जो है फिश, सैल्मन फिश भी खाते हैं, तो इससे हमें विटामिन D मिल रही है सही तरीके से। लेकिन जो बड़ा सेफ चीप सोर्स है वो कॉर्न लीवर ऑयल है, समझे ना। तो वो जब नहीं मिल रहा तो हमारे पास कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी होने लगती है। अच्छा, बात हुआ अंडे नहीं पसंद करते। अच्छा, इसके अलावा जो कुदरत ने जो सबसे ज़्यादा इसको रखा वो दूध में रखा है, और वो बच्चे की ग़िज़ा होती है। वो बच्चे जो दूध नहीं पियेंगे बचपन से या छोटेपन में, उनको ये बीमारी के शिकार होते हैं वो। अच्छा, या अब आप ये 3 चीज़ें देख लें, दूध पीना ज़रूरी है हर बच्चा बड़े को, इसके अलावा अंडे का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा फ़िश, सैल्मन फ़िश होती है वो ज़रूरी है इसके साथ है। फिर जैसे मैंने बताया कि बादाम, पिस्ते, इनमें काफ़ी मकदार में ये चीज़ें पाई जाती हैं, मगर वो कोई बहुत ही कम यूज़ में आती हैं ये। तो हमें न्यूट्रिशन बैलेंस रखना चाहिए। बैलेंस से मतलब ये होती है कि आपके पास हर विटामिन पहुँच रहा हो, आपके पास A भी हो, D भी हो, कैल्शियम भी हो, आपके पास जो है आयरन भी आ रहा हो। अब देखिए ना, अगर ये आपने खा रहे हैं आयरन की तवज्जो कम होगी तो आयरन कम हो गया। है? हमारे मुल्क में आयरन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, लेडीज़ में नहीं है, बड़ों में भी, बच्चों में भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी बैलेंस डाइट ली जाए जिससे ये तमाम हमारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाए हमारी। और ये बहुत अहम तरीका है कि अगर हमारे यहाँ अवेयरनेस है, अगर हमारे घर का पेरेंट और असातिज़ा जो स्कूलों में पढ़ाते हैं वो पढ़े लिखे हैं, मतलब इस हवाले से कि थोड़ी सी मेडिकल की भी नॉलेज हो। देखिए बच्चे को सिर्फ यही नहीं है कि आप जो पढ़ाई चले आ रहे हैं, आप ये देखिए कि उसकी हेल्थ कैसी हो रही है। हाँ, स्कूलों में वेविंग मशीन होनी चाहिए, बच्चों मेजरमेंट स्केल बच्चों का स्कूल में होना चाहिए, ताकि बच्चा जो पहली क्लास से पढ़ा हुआ, कोई प्राइमरी हो, वे मैट्रिक था, उसी स्कूल में आ रहा है, तो उनको ये पता हो कि हमारा बच्चा इस हाइट में था, ये वेट था, अब इतना गेन करके आ रहा है। ठीक है, आपके पास डॉक्टर नहीं है, आप एक फिगर बनाए और पेरेंट को भेजें कि भाई आपके बच्चे की जो है हाइट कम हो रही है, आपके बच्चे की विजन में फ़र्क आ रहा है, आपके बच्चे में हेयरिंग में फ़र्क आ रहा है, आपके बच्चे की जो है वेट कुछ गेन, ये सब बातें स्कूल से इंस्ट्रक्शन आती हैं तो पेरेंट तवज्जो देते हैं। ऐसे पेरेंट हमारे यहाँ ज़रा कम हैं जो बच्चों पे ख़ास तवज्जो दें। बाज़ औक़ात मैंने ये भी देखा है कि एक ही घर में मौजूद हैं और वालिदैन से बच्चों की मुलाकातें नहीं हो पाती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। तो उससे रिजल्ट ये निकलता है कि बच्चे अपने जब एक मरतबा नज़र पड़ गई तो अरे बेटा ये क्या आप में है, फिर वो देखते हैं, फिर जब रुजू करते हैं तो वो मामला आगे बढ़ चुका होता है, मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तो या तो वो पूरा डेली का अपडेट होना चाहिए, या स्कूल से हो या दोस्तों से हो या अपने घर में हो। मैं ये समझता हूँ कि बच्चों का जो बेहतरीन तरीका है पेरेंट का, वो 2 हैं तरीके। खुद तो अगर कम नज़र रख रही है, असातिज़ा से कम्युनिकेट करे, और कोई भी उसका नज़दीकी दोस्त है उससे कम्युनिकेट करे। यानी बच्चों के दोस्त भी उतनी ही अहमियत रखते हैं जितने बच्चे बिल्कुल, है ना। अगर एक बच्ची आपकी है और अगर उसके बच्ची की कोई दोस्त सहेली आपके घर में आती है, तो आप कभी भी ये ना करेंगे अच्छा आएगी चली जाएगी तो मैं बात करती हूँ उनसे, कभी ऐसा नहीं करें। आप साथ बैठे जाके, और बेटा क्या हो रहा है, किस आप उसकी सेहत देख रही हैं, उसके लबो लहजा देख रही हैं, उसका IQ लेवल चेक कर रही हैं। विटामिन D इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आपके घर में बच्चा ये कह रहा है कि मुझे याद नहीं हो रही हैं चीज़ें, मुझे जो है चीज़ें जो है मुझे जो मैं ले रही हूँ, जो मैं खा रही हूँ वो मुझे हज़म नहीं हो रहा है, या मैं मुझे इतनी सुस्ती हो जाती है, मैं खाती हूँ मैं दिल चाहता मैं लेटे रहूँ बैठी रहूँ, या मैं कहता हूँ मैं कुछ भी खाऊँ, कुछ भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। ये सारी फीचर जो है विटामिन D की डेफिशिएंसी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बात और आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये पहले होता था कि विटामिन D3 एक एज बढ़ जाती थी तो समझ आता था कि कमी आई है, अब तो छोटे छोटे बच्चों में ये हो रहा है, और ये मैंने खुद काफ़ी बच्चों में देखा है ये चीज़। और उसके अंदर फिर तकलीफ मैंने अपने सामने जो लोगों को देखा है और मैंने नोट किया और जज किया चीज़ों को, कि बच्चे चल नहीं पाते, बच्चों के पैरों में दर्द, टांगों में दर्द, थकावट, हर वक्त लागर लेटे रहना और सुस्ती सी, मतलब एक चेहरे की रौनक ही चली जाती है। तो ये छोटी सी एज, जबकि हम सुनते हैं
कि इस एज में तो हवा भी लगे तो सेहत बनती है, जो हम लोग अपने कहते हैं ना, जो बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि आप अच्छी हवा में भी चले जाएं, सैर तफरी करें, पार्क में चले जाएं, तो वो भी उस एज में लगती है, और उस एज में ये कमी। बिल्कुल, बड़ी यही तो बात मैंने कहा ना, बड़ी अमेजिंग है। हाँ। हमारे यहाँ जो फैक्टर पाए जाते हैं, सोशल फैक्टर, दूसरे बड़े अमेजिंग सिचुएशन क्रिएट करते हैं। हाँ। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए बच्चों में, इसलिए कि हमारे घर में माशाल्लाह हमारे मुल्क में हर चीज़ है। और अच्छा, पेरेंट की विलिंग भी ऐसे होती हैं, पैशन हमारे पेरेंट होते हैं कि बच्चे हमारी हर चीज़ खाएं हैं। अगर ऐसी जगह नहीं है कि पेरेंट के नाम बच्चों को हर चीज़ खाने नहीं दे रही, तो वहाँ चलो कमी बेशी हो जाए। हाँ। यहाँ तो हर पेरेंट, हर वालिदैन, माँ हो या बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा खाए, अच्छा पहने, तो फिर तो बीमारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये पाई जाती हैं। इसकी वजह क्या है कि बच्चे तो खाते हैं मगर हर चीज़ वो नहीं खाते जिसकी उनको ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, हाँ। बच्चे दूध बाज़ औक़ात कम पीते हैं, फिश वगैरह बच्चे नहीं खाते हैं, समझे ना, अंडे वगैरह बच्चे एग वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। तो जब ये चीज़ें जब प्रॉपर्ली आप नहीं, अच्छा धूप में भी नहीं निकलते हैं, वो अंदर ही बैठे हुए, इधर बैठ के वहाँ चले गए, एसी में बैठ गए। तो जब आप चीज़ें नहीं करेंगे, वो चीज़ें जहाँ ये चीज़ें पाई जाती है, विटामिन डी, तो डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। अच्छा, कमी उस वक्त डिटेक्ट होती है जब वो बच्चों में कोई डिस्प्ले ऐसा होता है, मिसाल के तौर पर बच्चा चल रहा है, हाँ। वो बच्चा पूरा बैलेंस नहीं चल रहा, तो आपने कहा ये क्या हो रहा है। हाँ। इसी तरह आपने देखा बच्चा जब चल रहा है तो बच्चे की टांगे थोड़ी सी बोर टाइप की हो रही हैं, तो आपने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो नरम हो रही हैं चीज़ें। आपने देखा कि बच्चा जो खाता पीता वो लेट जाता है, खाया पिया, उसका बोले तुम खेल लो तो खेलने नहीं जा रहा, वो बैठ गया। आपने कहा ये सुस्ती बच्चे पे क्यों हो रही है। आपने देखा कि ये बच्चों, आपने ज़्यादा सी बात है, बच्चा चिड़चिड़ा मिजाज हो रहा है, बच्चा जो आपने बात की वो आपको उल्टा जवाब दे रहा है। आप कहते हैं कि ये पैनिक क्या हो रहा है बच्चे के अंदर। ये सब चीज़ें क्लिनिकली जो है, ये जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। और टांगों का दर्द सबसे कॉमन जो है, पहली क्लिनिकल फीचर बच्चों में जो होगी, वो आएंगे, आप मुझे पूछेंगे बेटा कुछ तकलीफ, कहेंगे हाँ हमें टांगों में दर्द होता है हमारे। अच्छा, ये टांगों के दर्द बच्चों की बीमारी जो होती है, इनमें दो सबसे कॉमन है, एक आयरन डेफिशिएंसी, एक विटामिन डी की। आयरन तो हम कहीं ना कहीं से कर लेते हैं, लेकिन विटामिन डी क्योंकि प्रॉपरली नहीं होती तो वो कमी पाई जाती है। जब ये बढ़ जाती है तो बच्चे में बहुत से नुक्स पैदा हो जाते हैं। इस बच्चों की बीमारी को रिकेट्स करते हैं हम लोग। अच्छा। और ये कॉमन होती है, ये बच्चे, ये नहीं कि कम हो रही है, ये बच्चे ये होता है। अच्छा खासा रेट है, 1 में 200 में 1% जो है वो रैकेट का होता है। अच्छा। 200 अगर हम पेशेंट देखें तो एक उसमें रैकेट निकल आता है, समझे ना। तो आप ये देखें, ये भी आबादी के हिसाब से देखें तो एक बड़ा फिगर निकल आती है। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को अडेप्ट करें और प्रॉपरली ट्रीटमेंट लें। ट्रीटमेंट जब डॉक्टर के पास जाए वो डिटेक्ट कर लेगा, उसका आप टेस्ट करा लें, उसका ट्रीटमेंट ले लें। थोड़ा सा ट्रीटमेंट ज़रा प्रोलॉन्ग होता है, 3 से 6 महीने आप वो चीज़ें देंगे तो मैं समझता हूँ ये बच्चे आपके रिकवर हो जाते हैं। अच्छा। ये बच्चों के हवाले से, बड़ों के हवाले से भी इसी तरह बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप देखेंगे बच्चियाँ बड़ी स्कूल वाली जब जो स्कूल जाती हैं या कॉलेज जा रही हैं, उनमें 2 मसले आते हैं बच्चों के। एक तो ये कि वो ग़िज़ा कम खाती हैं, दूसरे ये जो आप देखते हैं पीरियड्स जो बच्चियों को होते हैं स्पेशली, वो बड़े कमी करते हैं। 2 चीज़ें की कमी करती है, विटामिन कम कर देते हैं, आयरन की, एक विटामिन डी कम कर देते हैं, डी जो है। तो उसकी वजह से उनमें प्रॉपरली क्या होता है, आप देखें वो अमूमन कहेंगे कमर के दर्द की शिकायत बताएंगे, कहेंगे चलने फिरने में मुझे कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, सुस्ती हो रही है। वो तमाम चीज़ें जो है जो हमने बताई अभी वीकनेस की, वो डेवलप होती है। जब आप देखती हैं, हाँ अच्छा, यूजुअली आप ओवरलुक कर देती हैं, कहते नहीं कुछ नहीं, आप ग़िज़ा खा लो बेटा, आप थक गई होगी, आज आपने वर्किंग ज़्यादा कर ली होगी। अगर वो चीज़ रिपीट हो रही है बच्चे के साथ, तो आप समझ लें कि बच्चे में प्रॉब्लम आ रहे हैं। आप फौरी तौर पर अपने डॉक्टर के पास जाएँ, आप उसके टेस्ट कराएँ, आप आयरन के कराएँ, विटामिन डी की कराएं। मैं समझता हूँ विटामिन डी की जब आप कराएंगे तो उसकी डेफिशिएंसी निकल आएगी आपको। ऐसे बच्चों को, इनको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। अच्छा। हाँ, क्लिनिकली जब ये सब चीज़ें हो, जब बीमारी बढ़ती है तो फिर ख़ास इसकी एक फीचर बन जाती है। अच्छा। वो बच्ची होती है कि बोन पेन, वो कहेगा मेरी हड्डियों में दर्द है। हाँ। ये हड्डियों में दर्द एकदम नहीं आएगा। हाँ। आता है जब बीमारी बढ़ती रहेगी, 6 महीने साल बढ़ गई तो फिर आना शुरू हो जाता है। तो आप देखें कि बच्चे आम दर्द तो नहीं है ना ये, इसके अलावा डिप्रेशन हो रहा है, जो है वो बच्ची जो है चलने फिरने में मुश्किलात पैदा हो रही है। तो ये सब चीज़ें आप जब आपने टेस्ट कराया, आपने डिटेक्ट किया कि ऑस्टियोमलेशिया हो रहा है, आपने उसको इलाज किया, 3 से 6 महीने, साल 2 साल बिल्कुल कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाती है बीमारी। अच्छा। बिल्कुल कम्प्लीट सेटअप हो जाती है। अच्छा, यही चीज़ें हम मिडिल एज पे आ जाएँ, जो या नियर मेनोपाज होता है, 40, 45, 50 की एज में फीमेल्स होती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये बीमारी फीमेल में ज़्यादा होती है। अच्छा। या 2:1 का रेशियो होता है।
फीमेल में 2 होगी, मर्द में 1 होगी एक दफ़ा, तो 2:1 का रेशियो होता है, डबल ट्वाइस होता है इसके अंदर ना। अच्छा, वो चीज़ें फीमेल जो है जो मेनोपॉज के नज़दीक है, लाजिम बात है उनमें जो है जब ऐसी चीज़ होती है तो वो आयरन की भी कमी है, उसमें ख़ास तौर पे विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाती है। अच्छा। हम उस मर्ज को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा। हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं हड्डियाँ। अच्छा। बॉडी की आपने इधर हाथ लगा, अरे नहीं, आप लगाएंगे दर्द करेंगी, कहेंगे ये क्या हो रहा है ना। अब जब ये हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं तो वो चलेगा फिरेगा, काम कैसे करेगी। मैं कल टेस्ट करवा लूंगी मुझे भी बड़ा दर्द होना शुरू हो गया, मुझे अपनी टेंशन पड़ जाती है जैसे मैं सुनती ना। और ये डॉक्टर साहब मैं बताना भी चाहूंगी कि डॉक्टर साहब ने ये जो आपको बात की है, जिन लोगों के बच्चे छोटी एज के भी हैं, 10, 8, 12, 15 की एज के अंदर, अगर वो चलने में उनको प्रॉब्लम हो रही है या टांगों में पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और थकावट हो रही है, तो आपने ये टेस्ट लाजमी करवाने हैं। डॉक्टर से जाके आपने खुद कहना है कि टेस्ट लिख के दें। ये ना हो कि अक्सर डॉक्टर साहब ये होता है कि जाओ तो आपको दवाई मिल जाती है ना 2-3 दिन की, तो वो ज्यादा खतरनाक होती है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये मैंने कहा था ये अवेयरनेस पर होता है। जितना आप एक चीज से वाकिफ होंगे, हमारे कुछ डॉक्टर जो भी हैं होते स्पेशलिस्ट हैं, तो वो ये समझते हैं कि पता नहीं माली पोजीशन कैसी हो, ऐसा ना हो कि मैं इनको लैब टेस्ट लिख दूँ और ये बेचारे ट्रीटमेंट भी ना हो चले जाएंगे। ऐसा बाद लोग, हर बंदा जो है वो एग्री नहीं करता कि मेरे टेस्ट हो, लेकिन ये डॉक्टर पर है, काउंसलिंग पर है। अगर आप ये बीमारी डिटेक्ट कर रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उसको, पेशेंट के अटेंडेंट को आप अच्छी तरह समझाएं कि देखो अगर आप ये नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम आपकी आएगी। और ये मैं बता देता हूँ। फिर वो टेस्ट लिखते हैं, फिर वो टेस्ट कराते हैं। जब वो टेस्ट कराती है हर चीज़ निकल आती है बिल्कुल है। तो ये बीमारी ऐसी है कि तीनों एज के ग्रुप की मैंने बताया ना कि ये होगा। अच्छा, फीमेल में तो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, कमज़ोरी हो गई ना, आपने उनको विटामिन डी देना शुरू किया रेगुलर। अच्छा, इसी में फीमेल में भी और मेल में क्या होता है, यानी जेंट्स में क्या होता है, जेंट्स में ये होगा कि आस्ता आस्ता उनकी मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ, उनकी याददाश्त कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। ये सब विटामिन डी डेफिशिएंसी से होता है। उसके जो सेल हैं, ब्रेन में जो सेल हैं, वो जो सेल हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। वो चेंज ऐसे चेंज हो जाते हैं कि उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो ये बीमारी आगे जाके अल्जाइमर डिजीज़ कहलाती है। बड़ों में याददाश्त का कम हो जाना, पहचान कम हो जाती है। बहुत से हमारे मशहूर अदाकार थे, बहुत से लोग थे जो टीवी और मीडिया में देखते हैं, वो उनकी मेमोरी कम हो रही है, पहचान नहीं रहे। ये असल में अल्जाइमर थी। ये इनको थी, सब कुछ था उनके पास, उन्होंने विटामिन डी को डिटेक्ट नहीं किया, समझा, उसका प्रॉपर मैनेज नहीं किया उन्होंने। इसके साथ और भी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल है, और भी बहुत चीज़ें, लेकिन मैं उन विटामिन के हवाले कह रहा हूँ। एक इतनी सी चीज़ विटामिन जो मैंने कहा ना कि अंडे में पाई जा रही है, आप फिश खा लें, समझे ना, आप फिश ले लें, आप बादाम पिस्ते ले लें भाई, हैं, आप ये चीज़ें तो अवेलेबल है ना। आप इन चीज़ों को नहीं तवज्जो दे रहे हो, और आप जाके चिकन टिक्का खा रहे हैं, आप बर्गर खा रहे हैं। ये तो सब चीज़ें आपको पता डिटोरेट करते हैं, ये खराबी पैदा करती हैं ये सब चीज़ें। तो मैं ही चाहता हूँ कि बड़े हर एज के ग्रुप में, ये बीमारी हर एज में होती है, तो आप हर एज ग्रुप में जो है उसके हिसाब से इन चीज़ों को डिवाइड करें और ये दें, और फिर सप्लीमेंट दें। उसके साथ विटामिन की सप्लीमेंट आती हैं, आप उनको मेडिकेशन दें, उनको ड्रॉप आ जाते हैं, कैप्सूल हैं, गोलियां हैं, है ना, बड़ी अच्छी कंपनियों की। जब आप वो देते हैं तो मरीज जो है बिल्कुल रिकवर हो जाता है, उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम बाकी नहीं रहती है उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगी कि आपने कहा ड्रॉप भी हैं, कैप्सूल भी हैं, अब अगर विटामिन डी बढ़ जाए तो ये भी एक चीज़ है। बहुत ही उम्दा आपने देखी ना, इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है ना ये, और यूजुअली लोग ओवरलुक करते हैं। अब वो उसमें लग गए, खिला रहे हैं, तो मैंने यही तो कहा, डॉक्टर हर जगह आपका रहनुमाई करेगा। अगर आप ट्रीटमेंट लेके आ गए और आपने कहा कि चलो 3 महीने हो, 6 महीने, हो सकता है कि उसका रेशो जल्दी पूरा हो गया हो और वो उस डिपोजिशन उसकी होनी शुरू हो गई हो। जब आपकी ये ये जो जमा होगी, विटामिनोसिस होगी, ये इसको कहते हैं कि इसकी अपनी अबव फीवर 5 जो है ये 5000 यूनिट से 10,000 यूनिट और अबव चली जाती है, तो फिर इसकी टॉक्सिसिटी डेवलप होने लग जाती है। टॉक्सिसिटी भी यही तरह है, आप मतली हो रही है, आपके जो है पेट में जो है डायरिया हो गया, आपको वॉमिटिंग हो गई आपकी। अच्छा, फिर वो जो आपकी मेमोरी थी वो फर्दर लॉस हो गई आपकी, आपकी हड्डियों में फ्रैक्चर होने शुरू हो जाएंगे।
इतनी थकावट आपको हो जाएगी उसके अंदर, यानी वो सब चीज़ें जो आपको फ़ायदा कर रही थी अब वो नुकसान की शक्ल में आ गई हैं वो। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर वे में मेडिकेशन करें और सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसने हमने कहा आपसे कि आप ये 1.5 महीने 2 महीने करें और आप 4 महीने बाद आ रही हो यूज़ कर, कभी ऐसा नहीं करना है। ये मेडिकेशन प्रॉपरली यूज़ करके वीकनेस फील हुई, टांगों में दर्द हुई, जरूरत क्या 4-3 हज़ार के टेस्ट करवाने की, चलो मंगवाओ कैप्सूल पी लेते हैं, विटामिन डी कम है। ये भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग डॉक्टर खुद से बन जाते हैं। अगर एक बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम देखते हैं ये ट्रीटमेंट हमें इस तकलीफ में मिला है, तो अगली बार हमने डॉक्टर के पास नहीं जाना, हम कहते हैं कि फीस जाया होगी, हालांकि उनको ये नहीं पता कि आप अपने आप को जाया कर देंगे ये वाला फैसला करके। आपकी सेहत और आपकी जान बहुत अहमियत रखती है। बिल्कुल सही कह रही है। अब इसका एक पहलू क्या है, एक बड़ा अहम पहलू ये है, अच्छा अब सब कुछ सही है, आपके पैर भी सही हैं, हाथ पैर भी सही हैं, सब कुछ सही है, आप आके कहते हैं कि सर मुझे जो है कोई भी बीमारी होती है जल्दी हो जाती है, यानी अगर फ्लू चल रहा है तो मुझे जल्दी फ्लू हो जाता है, मतलब कोई भी बीमारी हो मुझे जल्दी हो जाती है। अब आप देखिए एक अजीब चीज़ है ना ये कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अच्छा। हाँ, विटामिन डी एक हार्मोन्स का काम करता है और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। आपकी जो पावर ऑफ टॉलरेंस है, जो पावर वो जो अगेंस्ट है आपके वायरस के खिलाफ, वो डेवलप कराता है, आपकी इम्यूनिटी में इजाफा करता है, डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करता है। आपका T3 सेल हैं, बी सेल हैं, बीटा सेल, ये सब की इनकी पावर को बढ़ाता है, तो एंटीजन रिएक्शन को मजबूत करता है। तो जब ये चीज़ें जब कमी होंगी तो आपकी जो है वो कहते हैं जल्दी इन्फेक्शन हो जाना। अब ये सबसे ज़्यादा कॉमन आज के कोरोना में है। अगर आप कमज़ोर हैं तो हमारे यहाँ इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा कोरोना पाया जाता है, तो आप समझ लीजिए कि कोरोना के शिकार आप हो सकते हैं। लेकिन अब तो बहुत महफूज हो गया, आपने वैक्सीन लगा ली, तो आप काफ़ी महफूज हो गया। लेकिन विटामिन डी हर सूरत में अजीज़ है। अगर आपको खुदा न खास्ता कोई बीमारी है तो भी आपको लेनी है, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है आपको तो भी विटामिन डी की लेनी है, और आपको इसका चेकअप करके लेना है। अगर आपकी नॉर्मल फिगर कम हो रही है तो आप डेफिनेटली लेते रहेंगे। और आपने कहा कि मेरे प्रॉपर वे में सब कुछ सही है, यानी लैब डेटा कह है कि आप सही हैं, तो फिर आप जो है ना आप प्रॉपरली जो ग़िज़ा खा रही हैं वही रखें। ऐसा नहीं होगा कि आपकी विटामिन डी पूरी है, अब आपने कहा कि अब चलो मैं सही हूँ, अब मैं अपनी ग़िज़ा बदल देती हूँ, अब मैं ये नहीं खाऊँगी, ये ऐसा खाऊँगी, तो ऐसा नहीं है। आपकी जो प्रॉपर डाइट है वो होनी चाहिए। बैलेंस डाइट का कंसेप्ट बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे पास देखिए जो डॉक्टर, जो न्यूट्रिशन डॉक्टर हैं, जो आपके ग़िज़ाओं के डॉक्टर माने जाते हैं, और यही डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर हमारे मुल्क में हैं काफ़ी हैं, उनसे एक रुजू ज़रूर करना चाहिए। आपको कोई भी महीना 2 महीने में, साल में, 2 साल में एक आपको न्यूट्रिशन डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो आपका पूरा एक ग्राफ बना के देगी या देगा आपको, और कहेगा आपको ये चीज़ें लेनी है। फिर वो चीज़ें लेके आप डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर कहता है कि इसमें देखिए आपको ये आयरन की कमी थी, आपको ये विटामिन की कमी थी, ये वाली जो मार्क की गई है इसको आपने प्रीफर करना है आपको। तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ हर चीज़ मौजूद है, हमारे यहाँ प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन मौजूद है, हमारे यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है बाहर, हमारे यहाँ तालीमी याफ्ता लोग भी मौजूद हैं, समझदार भी हैं, काउंसलिंग करने वाले भी हैं, तो हम क्यों नहीं अवेल करते हैं सब लोगों को। ये बीमारियाँ मैंने कहा ना इतना आसान तो नहीं थी ना, है अल्जाइमर डिजीज ले लें, बड़ों को ले लें, हैं 50-60 के बाद आपकी मेमोरी लॉस हो रही है। आपने ये नहीं दोगे कहने कि आप दिमाग वाले डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, ठीक है आप जाएं, आप एक सिंपल टेस्ट नहीं करा सकते थे विटामिन डी का। डॉक्टर साहब 80-80 साल के भी लोग मैंने देखे हैं जो अपने आप को मेंटेन रखते हैं, जो अपने प्रॉपर टेस्ट करवाते हैं, उनकी मेमोरी वैसे ही मैं देखती हूँ है ऐसे कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो 50-55 को पहुंचे और उनके अंदर ये चीज़ पाई जा रही है, और वो हम उसको ये नाम देते हैं कि अब एज बढ़ गई है ना। सही बात है, मैंने ऐसे लोगों के भी इंटरव्यू किए, मेरे पास आए जो अबव 60 और अबव 70 थे। जब उनसे पूछा कि आप ये क्या करते हैं, तो उन्होंने वही बताया कि उसके पास उनके जो बैक पे जो उनकी जो बीवी मौजूद है, घर की दो साथी है, वो प्रॉपरली उनका चेकअप कराती है। वो बताते हैं कि मेरा पूरा ग्राफ, पूरा कोलेस्ट्रॉल से लेके, शुगर से लेके, विटामिन से लेके, मैं हर 3 महीने में या 2 महीने में मेरी वाइफ मुझे ले जाती हैं, और वो हम फिगर देखते हैं, उसके वजह से मैं ग़िज़ा इस्तेमाल करता हूँ। हम लोग वॉक भी करते हैं, हम लोग ग़िज़ा भी बेहतर ही करते हैं। और आज देखें ऐसा लगता ही नहीं है कि 80 साल के हैं, वो बेहतरीन है। और यहाँ दूसरे एंड पे लें, जो लोग नहीं करते वो 50 साल में लगते हैं, अरे ये क्या
क्या भाई? है कितने साल की उम्र हो रही है आपकी, है ना? मेरा ख्याल है मैनेजमेंट जो है बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी चीज है। ये पैसे का वजह नहीं है कि इंसान को पैसा हो तो सब कुछ करेगा, ऐसा नहीं। हर जगह डॉक्टर, एक क्वालिफाइड डॉक्टर मौजूद है, एक दफा ही दिखा दो, एक दफा दिखा दो, एक दफा और भी तो चीजें हम कर रहे हैं ना। जब हम लोग कराची वालों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कराची में बैठी हुई हूँ, तो कराची वाले डॉक्टर साहब आप भी अक्सर शाम या रात को कहीं फैमिली के साथ तो निकलते होंगे, देखते होंगे रेस्टोरेंट भरे पड़े हैं, चाहे वो छोटा रेस्टोरेंट है या बड़ा है, ठीक है। आप सी व्यू की तरफ जाएं तो वहाँ, मॉल्स में जाएं तो वहाँ, हर चीज तो हम अपनी कर रहे हैं, तो फिर अपनी सेहत के लिए क्यों नहीं? जो कि कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है। खूबसूरत बात है। मैं समझता हूँ अगर हम आज का यही मैसेज दे दें कि खुदा के लिए आप खर्चा जरूर करें, लेकिन थोड़ा अपनी सेहत पे देखें। आप दो नुकसान कर रहे हैं, पैसा का मिस यूज हो रहा है, ये यूज प्रॉपर नहीं है। आप जाएं, आप जाके बर्गर ले रहे हैं या आप दूसरी चीजें ले रहे हैं, भाई ये आप नहीं, पहले डॉक्टर से रुजू करें, वो आपको बताए चीजें आप वो खाएं। आप जाएं घूमने मिलने को, कोई मना नहीं करता आपको, समझना। हमने देखा है, यानी अलमिया मैंने देखा ऐसा है कि शुगर कॉन्फ्रेंस हो रही है, डायबिटिक पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, फिर उसके बाद ये लंच या डिनर दिया गया है और बड़ा वो डिलीशियस दिया गया है। तो मैं वही देखता हूँ यार ये क्या चीज़ है, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा तो नहीं हुआ। इधर आप लेक्चर दे रहे हैं, इधर हम सुन रहे हैं, यहाँ हम जाके वही चीज़ें ले रहे हैं। हाँ, उसमें वही डिनर हमारे लिए मिसाली होना चाहिए। वो अनाउंसमेंट करे ये जितना भी चीज़ें सब शुगर फ्री हो, जितनी भी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल फ्री हैं और जायका भी है। भाई बहुत तरक्की है, हर किस्म की ग़िज़ाएँ मौजूद हैं सामने ना, तो कितना बेहतरीन होगा। वहीं से इतने लोग सीख के जाएंगे कि वो खाने पर लोग जल्दी सीख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो है, ये तो है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, बड़ा लोकल सा एक सवाल मैं कर रही हूँ, पर मेरे जहन में आगे तो करूंगी मैं, वो तो आपको पता। मैं आपसे सवाल इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आगे से जो जवाब मिलेगा, अच्छा ये सारी आवाम की आवाज़ें होती है जो आप आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, जैसे हम कभी भी बीमार हो जाते हैं, बुखार हो या कुछ भी हो, तो हम जाते हैं डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब परहेज बता दें कि क्या क्या नहीं खाना। अच्छा ये बता दें कि विटामिन डी की कमी हो तो उसमें कोई ऐसी चीज है जो हमने नहीं खानी, या हम खा सकते हैं सब कुछ? देखिए, टेम्परेचर या बुखार की किस्में होती हैं। एक होता है हल्का बुखार, नॉन स्पेसिफिक है, उसमें तो सब कुछ खा सकते हैं, उसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सवाल ये कि अगर बुखार में उल्टी आ रही हैं तो उल्टी की कोई चीज़ें आप नहीं लें, यानी जो फैटी डाइट है, लिक्विड है, पराठा वगैरह है या चिकनाई की चीज़ है ना, उससे उल्टी नहीं। अच्छा, उस बुखार में थोड़ा सा डायरिया हो रहा है तो डायरिया वाली चीज़ें ना लें, उस वक्त हम मना करते हैं कि भाई रोटी वगैरह थोड़ा एक आध दिन नहीं लो, आप कोई और ग़िज़ा, हल्की ग़िज़ा ले लो। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि ऐसा वो खाली टेम्परेचर बुखार और कुछ नहीं, सब सर्दी लगी और सही हो, तो हम उससे कहते हैं कि बाहर ना निकलो, खाने पे कोई आपका इशू नहीं है, आप सब चीज़ें खा सकते हैं आप ये। इसी तरह हम ये ज़रूर कहते हैं कि आपको ये कोई एहतियात नहीं है बुखारियत में कि आप विटामिन डी की कोशिश नहीं खाएं, बल्कि हम कहते हैं आपको खानी है ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े, ताकि आपका अच्छा, जिनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपने बहुत से लोगों को सुना होगा वो ये कहते हुए कि हम बुखार हमें आता है, हम दवाई नहीं लेते, हम ठीक हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको हमने कहा भाई तुम्हें क्या हुआ, तुम बीमार नहीं होते? कहेंगे नहीं भाई, कभी तो बुखार ही नहीं होता हमको, और कभी होता भी है तो हम बहुत ही ठीक हो जाते हैं। इसकी वजह ये है कि वो प्रॉपरली उनकी इम्यूनाइज हैं, वो उनकी इतनी टॉलरेंस पावर मजबूत है, इम्यूनिटी डेवलप है उनकी, इसलिए नहीं होता उनको। समझे? उनकी जब आप ग़िज़ा का पैटर्न देखेंगे तो आप वर्ष करेंगे, अच्छा ये है, वॉक भी हो रही है, ग़िज़ा भी प्रॉपर हो रही है, सुबह उठ रहे हैं, एक्सरसाइज भी हो रही है, तो वो प्रॉपर वे में है बिल्कुल, तो उनके लिए बहुत है। बाकी तो मैं समझता हूँ कि बुखार ईंधन पे ग़िज़ा को कम कर देनी चाहिए, उसके बाद प्रॉपरली आप। ठीक है डॉक्टर साहब, हम ब्रेक से वापस आएंगे और टॉपिक चेंज तब करेंगे, पर क्योंकि एक विटामिन डी के हवाले से एक सवाल मेरे जहन में आ गया, पर ब्रेक आ गई, वो करने के बाद फिर हम टॉपिक चेंज करेंगे ब्रेक के बाद। अभी हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। डी के लिए वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। जाते जाते डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था कि आके मैंने बड़ा एक अहम सवाल करना है आपसे। डॉक्टर साहब, अब बात ये आ गई है कि जब कोरोना है और फिर उसके साथ अब बच्चों को वैक्सीन लगना शुरू हो गई है, तो जिन बच्चों में
विटामिन डी की कमी है और अब उन बच्चों को वैक्सीन लगनी है, एक सिलसिला शुरू हो चुका है, तो सबको लगवानी पड़ेगी और वो जरूरी भी है सेहत के लिए, हमारी सेहत के लिए। तो आया वो बच्चे लगवा सकते हैं वो वैक्सीन, या उनको उस टाइम तक नहीं लगवानी जब तक वो कमी पूरी नहीं होती? सही, देखिए बहुत अच्छी बात है ये। पहले तो ये देख लें कि जो हमारे मुल्क में जो वैक्सीन लग रही है कोरोना के अपडेट के हवाले से, कि ये 12 साल और 16 साल की उम्र के बच्चों को लग रही है। ये जो वैक्सीन लग रही है वही वैक्सीन लग रही है हमारे यहाँ, यानी साइनोफार्म और साइनोवैक, ये लग रही है। अच्छा, अब इस वैक्सीन से जो फ़ायदे हैं वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, अच्छा। आपकी प्रोटेक्शन बढ़ेगा। अब आप दूसरी तरफ देख लें कि वो बीमारियां जिनमें में इम्यूनिटी कम थी, जैसे विटामिन डी की कमी थी या और कोई विटामिन की कमी थी, तो हमें उन बच्चों को फौरी तौर पे वैक्सीन लगानी चाहिए। अच्छा, जल्दी लगानी चाहिए, इससे पहले कि खुदा ना खास्ता कोई वायरस या कोरोना का वायरस उनको अटैक करे, क्योंकि कमी है ना, कमज़ोर है ना बच्चे, इम्यूनिटी कम है उनकी, तो जल्दी वायरस आ जाएगा ना। उसमें टाइफाइड का हो, बैक्टीरिया हो या डेंगू का वायरस हो या कोई और वायरस हो, वो जल्दी कैच करेगा, वो जल्दी पहुंचेगा हमारे तक, और कोरोना तो उड़ के आएगा ऐसे बच्चों पे जो देखेंगे कि जिनकी इम्यूनिटी कम है। तो उनके लिए फौरी तौर पर वैक्सीन की मैं रिकमेंड करूँगा। अच्छा। कि जो जहाँ कमज़ोर बच्चे मौजूद हैं, जहाँ बीमार बच्चे हैं, जो थोड़ा सा बीमारी रिकवर करें हैं और सिर्फ कमज़ोरी है तो कोई बात नहीं, फ़ौरन वैक्सीन लगाएं, इससे उनकी लाइफ सेफ हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा। बेहतरीन काम है ये लगानी चाहिए। बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल ठीक है जी। जो बच्चों को कमी है वो फ़ौरन लगाएं ताकि ये कमी उनकी पूरी हो जाए। तो ये मेरे देखने वालों को हम ये भी कहेंगे। अब हम डॉक्टर साहब कोरोना की तरफ आ जाते हैं, अब हमारा टॉपिक थोड़ा हम चेंज करते हैं, कोरोना की तरफ आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, अब बच्चों की बात चली तो अब बच्चों को जिस तरह की वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब लोग तो जब हम बड़ों को लग रही थी तो बहुत सारी बातें हो रही थी कि पता नहीं इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे, तो अब लोगों मतलब वालिदैन के जहन में और काफ़ी सारे सवाल आना शुरू हो गए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जो रिसर्च सिस्टम है, मैं नहीं कहता कि वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कमज़ोर है, बल्कि मैं समझता हूँ कि या तो हम तो वो आते पहुँचते नहीं है। हाँ। मेरा अपना ख्याल तो ये था कि जो वैक्सीन बच्चों को लग रही है वो दूसरी वैक्सीन लगनी चाहिए, वो डीएनए वाली जो डीएनएस की जो वैक्सीन है हमें चाहिए, आरएनए और डीएनए वाली वो वैक्सीन लगनी चाहिए, आरएनए वाले नहीं लगनी चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, वही आरएनए वैक्सीन जो है वही यहाँ बच्चों को भी लग रही है। तो इसमें ट्रायल्स हुए थे। ये जो हमारे पास चाइना की जो वैक्सीन आई है, ये साइनोवैक और साइनोफार्म, ये दोनों चाइना की वैक्सीन है। चाइना ने, जब मैंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा, तो चाइना से मेरे पास एक स्टडी नशर हुई, स्टडी भी पेपर में, पम्पलेट में, तो उसमें उसने ये बताया कि उन्होंने जो चाइना की जो बच्चों को उन्होंने जो ट्रायल्स किया था, उसमें कोई भी बच्चा किसी भी बीमारी में मुब्तला नहीं हुआ। हालांकि अच्छा खासे बच्चों की ट्रायल्स उन्होंने किए थे, तो उस पर कह लें कि हमारे पास कोई बच्चा ऐसा ट्रायल पे नहीं आया जो किसी किस्म की साइड इफ़ेक्ट्स का मुर्तकिब हुआ हो या कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट हुआ हो। तो जब ठीक है, हमने तो यहीं से लेते हैं ना हम ये, लेकिन जब हमें चाहिए कि अभी तो इसका डेटा कलेक्ट होगा, लेकिन जो डेटा कलेक्ट है, तो कहने का मकसद ये है कि ये बच्चों को जो ये वैक्सीन लग रही है हमें बिल्कुल लगानी चाहिए, और बिल्कुल इस पे अल्लाह पे हमें भरोसा करना चाहिए। बाकी अगर हम देखते हैं कि भाई पूरे 100% ये बात सही हो, तो 100% तो नहीं हो सकती, इसलिए अभी इस पे बहुत से ट्रायल्स होना बाकी हैं। तो अभी 12 साल और 16 साल और 17 साल के बच्चों को लग रही है, अब इसके बाद और छोटे बच्चों को भी लगेगी। हैं, बाहर के मुल्कों में लगी हुई है, ब्रिटेन में लग रही है, और वो अलग अलग हैं, फाइज़र की हैं, दूसरी हैं वैक्सीन है, वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं वो भी, मगर हमारे मुल्क में ये वाली वैक्सीन जो है ना वो लग रही है। अब मसला इसमें ये था, वैक्सीन कोरोना के हवाले से बता दूँ मैं, कि जो यही 2 वैक्सीन हमारे बड़ों को भी लग रही थी, तो अब इतनी मिकदार में ये वैक्सीन हमारे मुल्क में नहीं थी। पिछले प्रोग्राम में मैंने यही कहा था कि जो फर्स्ट डोज बड़ों को लगी थी साइनोवैक की और साइनोफार्म की तो लगी थी, अब वो हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसकी वजह से पहली डोज जिनको लग रही थी, अब ये डोज पहली ये नहीं लगेगी, अब ये सिर्फ सेकंड डोज के तौर पे लगेगी। तो इसकी वजह ये कि शॉर्ट हो रही थी, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जो पहली डोज इनको लगी हुई है उनको सेकंड डोज लग रही है, अब जो पहली डोज लग रही है उनको थोड़ा रोका, ब्रेक किया गया, और दूसरी वैक्सीन आ रही है। अब जो वैक्सीन फाइज़र एक कंपनी है बड़ी अच्छी, और उनकी वैक्सीन पहले भी लग रही थी, अब फाइज़र को ये समझ लें कि ये FDA ने अप्रूव कर दिया है कि वो जो वैक्सीन है मार्केटिंग कर सकते हैं। अभी तक किसी ऐसी वैक्सीन को मार्केटिंग की इजाज़त नहीं मिली है, यानी आप जाएंगे, आप ख़रीदना चाहते हैं तो कोई नहीं खरीद सकते। अब फाइज़र की कंपनी को मिल गई है, अब आप खरीद सकते हैं। अब पाकिस्तान में भी वो आ गई है,
अब जाएं तो आप ये जाके प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर की वैक्सीन खरीद सकते हैं। अब ये सिलसिला कमर्शियलिज्म पे भी जाएगा। लेकिन बच्चों के हवाले से मैंने आप बताया कि अभी वही 2 वैक्सीन लग रही हैं, तो बच्चे सेफ हो जाएंगे। लेकिन वो बच्चे जिनको ये वैक्सीन लग रही है, अगर उनकी अपनी बेसिक वैक्सीन नहीं ली उन्होंने, DPT, पोलियो उन्होंने बच्चों में नहीं लगाए, डेंगू की उन्होंने टाइफाइड की वैक्सीन नहीं लगाई है, उन्होंने स्मॉल पॉक्स की जो है चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगाई है, तो इनको प्रॉब्लम बनेंगे। हाँ, आप रूटा वैक्सीन है, रूटा वायरस की, ये पहले लगवा लें, फिर वैक्सीन बच्चों की ये लगाएं आप। तो ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जब ये बच्चों को लेके आएंगे लोग, पेरेंट आए, तो उनको रिकमेंड करें कि पहले ये वैक्सीन लगा लो आप, ये लगा के फिर कोरोना की भी वैक्सीन लगाओ, तो हमारा बच्चा मुकम्मल इम्यूनाइज है, फिर कोई फीवर नहीं होगा, कोई फीवर नहीं, ना तब कोरोना भी नहीं होगा, टाइफाइड भी नहीं होगा, फिर जो है चिकन पॉक्स भी नहीं होगी, तो फिर बच्चा हमारा हेल्दी हो गया ना, है ना। तो ये आज का मैसेज मेरा यही है कि आप ना सिर्फ ये कि कोरोना की वैक्सीन लगवाएं बच्चों को, बल्कि दूसरी वैक्सीन जो रूटा की है, रूटा वायरस है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन है, टाइफाइड की वैक्सीन है, ये वैक्सीन भी, और हेपेटाइटिस B की वैक्सीन है, ये भी है, बड़ी ज़रूरी है, ये आप ज़रूर लगवा लें उसके साथ। डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर हैं, वेट कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ याहिया, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपकी स्माइल देख के हमें भी हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है जरूर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब को भी सलाम हो। देखिए डॉक्टर साहब, बात है कि आपकी बात मैं सारी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इंटरनेशनल लेवल पे सारी चीजें चेक करता रहता हूँ। जो वैक्सीन के बारे में रिजर्वेशन है ना, वो दुनिया भर में, यानी इवन प्रोटेस्ट भी निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाते। लेकिन देखें, बात ये होती है कि उसको आप टैकल किस तरह करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी के जहन में सवालात हैं तो उसका जवाब देना जरूर बनता है, उसका हक होता है कि सवाल करें। तो दूसरी बात है कि बहुत सारी जो कंपनी, असल में डाउट इसलिए क्रिएट होता है कि जितनी कंपनीज हैं दुनिया भर में, अगर दुनिया भर में एक लॉ होता है कि अगर कोई उससे अफेक्टेड हो जाता है या उसके साइड इफेक्ट होते हैं तो उसको सू कर सकता है। लेकिन कोरोना वैक्सीन वाहिद वैक्सीन है जिसकी बुनियाद पे अगर आपको कुछ भी हो जाए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। और दीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं है। तो डेफिनेटली आई विल आस्क द क्वेश्चन, व्हाई इज दिस हैपनिंग। दूसरी बात यह कि बच्चों को जो वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या आप समझते हैं कि इतने छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाना जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी उनके इम्यूनिटी होती है। दूसरे, आपने एक डीएनए वैक्सीन की बात की, वो इंडिया ने डीएनए वैक्सीन बनाई, वो बेहतर वैक्सीन है मेरे ख्याल में, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही यहाँ। दूसरी बात है कि देखिए, बात ये कि जबरदस्ती की बुनियाद पर किसी चीज को नहीं किया जा सकता, आपको समझाना पड़ेगा लोगों के लिए। जो नई ये चीज ऐसी है कि जरूर लोग क्वेश्चन करते हैं। दूसरा डॉक्टर, बात ये कि आप पहले भी कह चुके, मैं भी कहता हूँ, हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स को जब तक इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो ये चीज प्रिवेल नहीं कर सकती। इतने बड़े तादाद में मोहल्लों में डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनको भी इन्वॉल्व करें, उनको भी ब्रीफ करें, उनको मिलाएं। क्या आपके ख्याल में ये जरूरी नहीं है? थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जी, बहुत ही एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। और मैं यही कहूँगा याया साहब को कि हमारा जो इंटरव्यू होता है तवज्जो से सुने ज़रा। हमने इंडियन वैक्सीन की पिछले हफ्ते पूरी तफसील बताई थी, और अभी भी मैंने इशारतन बताया कि डीएनए वैक्सीन नहीं यूज़ हो रही है और आरएनए यूज़ हो रही है। मैंने ये बात पिछले दफ़ा कही थी कि हमारे यहाँ जो इंडिया है उसमें डीएनए वैक्सीन यूज़ हो रही है बच्चों के हिसाब से, और वो 12 साल और 17 साल की उम्र में हो रही है, तो वो कामयाब है। और मैंने ये भी कहा था कि ये वैक्सीन कंपेरेटिवली आरएनए के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन अभी तक की रिसर्च है। तो अब क्योंकि पाकिस्तान में वैक्सीन दूसरी लग रही थी बड़ों की, जो मैंने बताया कि साइनोवैक और साइनोफार्म, तो अब हम ज़्यादा क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हैं और ये फैसले हुकूमत ने किए हैं, तो अब हम ज़्यादा इस पर नहीं बोल सकते, ठीक है ना, कि इंडिया बेहतरीन है या कौन सी वैक्सीन है। अब जो वैक्सीन हुकूमत कर रही है अभी वही वैक्सीन अच्छी है, तो हम अभी तो उसको प्रेफर करते हैं। हमारी नज़र में तो इंडिया कुछ भी नहीं है। अब कोई नहीं है, ये बेहतर है कि आगे जाके जो भी हुकूमत का हो समझना ये हो सकता है। दूसरी बात ये कि बात क्लेम की है, इन्होंने कहा कि भाई कोई भी साइड इफेक्ट आ रहे हैं, किसी को नुकसान हो रहा है, तो हम कोई जिम्मेदार नहीं है, तो जिम्मेदार तो हुकूमत ही होगी ना। अभी प्राइवेट सेक्टर यूज ही नहीं किया गया समझना। अब मैंने कहा अभी आपको बताया कि अब ये प्राइवेट सेक्टर यूज हो रहा है। अब अगर ये वैक्सीन किसी प्राइवेट डॉक्टर ने लिख के और वो लगाई किसी को और साइड इफेक्ट हुआ, तो डॉक्टर भी आप क्लेम कर सकते हैं, कंपनी पे भी कर सकते हैं। अभी आप जो कुछ भी करेंगे हुकूमत पे कर सकते हैं। अच्छा, वो और डॉक्टर साहब शायद या इसलिए बोल रहे होंगे कि ये मैंने भी बड़ी चीज़ें देखी हैं कि आप कोई वैक्सीन अगर लगवाते हैं, उसका कोई भी अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो उसके जिम्मेदार आप हैं और कोई भी नहीं है। शायद इस पे ये बात हुई है यहाँ पर, इस पे हम जरूर बात करेंगे ब्रेक के बाद बात करेंगे। ठीक है जी, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
डॉक्टर साहब अब थोड़ा सा हीट स्ट्रोक पे बात करते हैं हम, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है कराची की, तो हीट स्ट्रोक का एक पहले बड़ा एक लहर आई थी जिस टाइम बड़ा लोगों को हमने देखा कि एकदम से बाहर निकले, गर्मी लगी और इस तरह का सिचुएशन हुई, बेहोश हो गया और काफ़ी सारे मामलात होते थे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो एक कुदरती चीज़ है। जब भी हम बाहर निकलेंगे, देखिए जब आप चार दीवार में बैठे तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता कि कितना हीट अप है, फिर तो हम एसी वेसी में होते हैं। लेकिन जो बाहर के जो सन रेज हैं, इनका ट्रैंगल ऐसा होता है, जब ये पड़ती हैं दिमाग पे और ब्रेन पे, तो उस डायरेक्ट, ये मैंने बताया था अभी जैसे कि अल्ट्रा वायलेट लाइट है, ये आम लाइट नहीं है। ये आम ये सूरज की किरणें हम कह रहे हैं ना, किरणें, ये अल्ट्रा वायलेट हैं। ये जब ये जाती हैं तो डैमेज करती हैं। अच्छा, जितनी पावर के साथ जाएंगी आपके ब्रेन को डैमेज, हमारा ब्रेन बिल्कुल देखिए सबसे ऊपर ना दिमाग में जाता है, तो हम इसे जब ये आके जब ले रहे अल्ट्रा वायलेट हमारे ब्रेन के खलियों पे, सेल पे जाती हैं, तो उनको एकदम डैमेज करती हैं, इन्फ्लेम कर देती हैं। जैसे ही उनको डैमेज होगा तो हमारी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। अच्छा, हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, हमारा शुगर लेवल कम हो जाएगा, तो एकदम गिरता है मजा। तो ये जो गिरने का अमल जो है, और ये ड्यू टू हीट हुआ है ना, तो इसको ये स्ट्रोक हुआ, यानी आप सडनली सिंकोपी हो जाए, या सडनली आप अनकॉन्शियस हो जाए, या सडनली आप बेहोश हो जाए, तो इसको हम कहते हैं ड्यू टू हीट हो रहा हो, यानी गर्मी से हो रहा हो। और वो जो गर्मी का जो टेम्परेचर है, वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो हमारे पास वो 50 पे चला जाए या 52 पे जाए, वो उस बंदे के इन्वायरमेंट के हिसाब से उसका बॉडी के टेम्परेचर से अबव हो, यानी अबव टॉलरेंस लेवल के ऊपर हो, तो हम इसे हीट स्ट्रोक कहेंगे, है ना। बाज़ औक़ात की टॉलरेंस पावर अलग अलग होती है ना। बाज़ औक़ात देखिए आप होते हैं, आप निकल के चले गए वहीं से, दूसरा एक बंदा गिर जाता है। अच्छा, हीट स्ट्रोक की दो खतरनाक पोजीशन है। अगर एक मरतबा वो बंदा बेहोश हो गया, तो अगर कंप्लीट डैमेज हो गया तो फिर ये होश में नहीं आते। अच्छा, इनकी डेथ हो जाती है। हाँ, इनकी ऐसे केसेस भी हमने देखे, इसलिए बात कर रहा हूँ मैं। बाद ऐसा होता है कि गिरे और एकदम उठ गए ना, और बाद ऐसा होता है कि वो झूम रहे होते हैं, ट्रांजिएंट इनकॉन्शियस होते हैं, ट्रांजिएंट इनकॉन्शियसनेस होती है उनमें, वो थोड़ी थोड़ी बेहोशी आ रही होती है। अच्छा, ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं तो इसका हल जो है, इसका जो ट्रीटमेंट है बड़ा सिंपल है। आप उसको काउंटर करें फौरन। अगर आपका बॉडी चूँकि हीट में है, गर्माइश हो रही है, तो आप घर पे जाके फौरी तौर पे या हॉस्पिटल फ़ौरन पर जाएँ, ठंडा पानी या पहले सादा पानी डालें, फिर ठंडा पानी लगाएं, और फिर उसमें जो है ना हमारे पास कोल्ड में पैड्स आते हैं, और फटाफट लगा के उसका टेम्परेचर कम किया जाए। अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बर्फ़ की कोई सिल लगी हुई है पूरी सी, आपने उस पर लिटा दिया उससे जाके, ऐसा भी नहीं करना। या ऐसा भी नहीं करना कि जाके पूरा बर्फ़ के पानी जाके आपने नहलाना शुरू कर दिया उसे, इसलिए कि वो रिबाउंड फिनोमेना होगा और कोल्ड से डेथ हो सकती है। अच्छा। कोल्ड से सेल आपके मंजूमद हो जाएंगे, आपका जो ब्लड फ्लो वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म में चला जाएगा में, तो वो उसको आपने इस तरह से नहीं करना। हर चीज़ ग्रेजुअल होगी। आप उसको सादा पानी डालें, फिर कोल्ड वाटर डालें, उसको ठंडा थोड़ा सा कमरा रखें आप, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी पल्स वगैरह बीपी चेक करते रहें। शुगर लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे पेशेंट का शुगर लेवल हमने देखना है। बाज़ औक़ात ये ऐसे लोग हैं, ओल्ड एज हो गए, वो गिर गए, उनके शुगर उन पर ज़्यादा थी, तो भी इनकी इम्यूनिटी कम हुई। बॉडी सारी इम्यूनिटी भी जाती है, आपकी इतनी पावर और टॉलरेंस कम हो जाता है, तो आपकी ये स्ट्रोक जो है ज़्यादा डेवलप होते हैं। ट्रीटमेंट यही मैंने आपको बता दिया कि आप उसकी चीज़ें, कि ये तो सिर्फ आप कॉम्पनसेट करते हैं। आप फ्लूइड देंगे, इसके अंदर पानी या फ्लूइड की शक्ल में इन्फ्यूजन भी देते हैं, पानी पिलाया भी जाता है। अच्छा, अगर आपने उसमें देखा कि कोई वाकई आपको कोई वोमिट हो रही है या कोई डायरिया हो गया या कोई, तो उसको आप कॉम्पनसेट कर लें। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ ये कि कोल्ड माहौल, उसको कोल्ड वेदर, कोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें आप। हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो एकदम से सारी चीज़ें ठंडी डालना शुरू कर दें, अलग तरफ लेके चले जाए कि और ही मुसीबत हो जाए। तो वो बहुत ग्रेजुअली आप उसको ना अप्लाई करें। फिर उसको पानी पिलाएं, ठंडा पानी है, सादा पानी है, नमकियात का पानी है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैल, इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, आप उसको करेक्शन करें, उसका टेस्ट भी करें, लैब टेस्ट करें, उसका देखें कि आपका लेवल क्या था, शुगर लेवल, इलेक्ट्रोलाइट लेवल क्या है उसका। कोई पहले से बुखार तो ना था, ऐसा नहीं कि पहले से उसे टेम्परेचर चल रहा हो, अब वो और बाहर निकल आया तो उसमें हो गया। ये सब फैक्टर आपको देखने पड़ते हैं। ये एक डेंजरस चीज़ है हमारे मुल्क के हिसाब से। लेकिन हमने पहले ये कहा था विटामिन डी की डेफिशिएंसी में कि सूरज की रोशनी होनी चाहिए, सूरज की किरणें मिलनी चाहिए, हमें सूरज में होना चाहिए। यहाँ ये अपोजिट हो जाता है।
यही सूरज जो हम कह रहे थे आपके लिए ज़रूरी है, अब आपके लिए ज़हमत बन रहा है। तो कोई भी चीज़ हाई ग्रेड में हो या बिल्कुल लो ग्रेड में हो, फीवर में हो, या लो ग्रेड उसकी जो है एनवायरनमेंट हो, उसकी टेम्परेचर हो, नुकसान देता है। एक बॉडी टेम्परेचर आपका 37.3 या 0.6 होता है, ये बॉडी टेम्परेचर है, ये इस पे मेंटेन होना चाहिए। इंसानों के हवाले से बात कर रहा हूँ, बाकी हीट स्ट्रोक सब में होते हैं, जानवरों में भी हैं, बड़ों में भी, छोटे में भी है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो भी चीज़ है इसमें जितना आप पानी पियेंगी, एक पानी की बोतल आप मिनरल वाटर अपने साथ रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पानी पीनेंगे आप पियेंगे, ताकि आपके पानी की कमी नहीं हो, डिहाइड्रेशन ना हो आपको, है ना। इसमें खाना यानी ओरल जो है डाइट है, वो ये कि रोटी है या और कोई ब्रेड है, थोड़ा सा कम खाना पड़ता है, थोड़ी चीज़ें कम खाएं, फ्रूट को आप प्रेफर करें आप उसके। तो मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें, और टेंशन भी ना लें, अपने आप को भी इजी रखें, ताकि ये सब चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो है ना कोई एग्रेसिव माइंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौसम के हिसाब से आप देखते हैं कि लोग एग्रेसिव माइंड हो जाते हैं तब में, तो उसको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को कूल एंड काम रखें मेरा। और ये सब चीज़ें जो दी गई हैं, मेडिकेशन है, इसकी मेडिकेशन होती हैं, इसमें सब में विटामिन सी की गोलियाँ होती हैं, कैल्शियम की गोलियाँ होती हैं, वो पानी में डाल के ले लें। अच्छा, कुछ कैल्सीज वगैरह लोग पी लेते हैं, वो भी ले लें आप इसे। इसके अलावा वो ORS के पैकेट होते हैं, आप वो ले लें। आप बने हुए चीज़ें आ रही हैं, पानी आता है बना हुआ, वो आप ले लें उसे। और मूवमेंट नहीं करें हमेशा। हीट में जब हीट हो रही हो या गर्म मौसम में आप मोबिलाइज ना हो, आप बाहर ना निकलें ज़्यादा। कोशिश करें कि आप शेल्टर हो आपके पास, आप घर में हो, या अगर फर्ज कर लें इतनी हीट में निकल लें तो आप अम्ब्रेला लेके लिख लें, कोई बुरी बात नहीं है, डायरेक्ट आपको बिल्कुल। और ये आप देखें कि बहुत से मामले में जहाँ आप देखें सऊदी हैं या दुबई, जहाँ बहुत हीट होती है, वो लोग अम्ब्रेला लेके बाहर निकलते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है ये कि आप ये नई रस्म डाल दें कि साहब 4 लोई डोरे में अम्ब्रेला लेके निकलना, ये अहम है, ज़रूरत है ये, समझे ना। आप ये करें, आपके लिए बेहतरी होगी इंशाल्लाह। वैसे डॉक्टर साहब, इससे अब शो का टाइम भी खत्म हो रहा है, तो जाते जाते बात कर लेती हूँ। आपने अम्ब्रेला की बात की तो मुझे बड़ा एक ना बचपन से बड़ा शौक था। छोटी होती थी तो मुझे बड़ा होता था धूप में, एक मैं ग्लासेस लगाती थी, उस टाइम प्लास्टिक के होते थे, स्कूल जाते हुए उस टाइम इतनी सेंस ही नहीं होती, वो लगा के और मैं अम्ब्रेला लेके जाती थी। और अच्छा, अब भी मेरा दिल बड़ा करता है कि अगर मैं धूप में निकलूं तो वो पकड़ूं, फिर मैं कहती हूँ यार सब लोग देखेंगे, कहेंगे क्या करे, क्योंकि हमारे यहाँ वो ट्रेंड अभी चला नहीं है ना। और अगर किसी ने चला दिया तो वो अच्छा है, हम इस बीमारी से भी बचेंगे। ये जो हीट स्ट्रोक के मरीज हम देखते हैं अक्सर रोडों पे और यहाँ वहाँ, तो वो भी काफी बचत हो जाएगी। तो इस चीज को करना कोई बुरी बात नहीं है मेरे ख्याल से। बहुत अच्छी बात है ये। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे शो पे तशरीफ लेके आए। कैसे एक घंटा गुजर जाता पता नहीं चलता, इतने सारे सवाल जवाब और इतनी सारी बातों में टाइम का पता नहीं चलता। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में तशरीफ लेके आए। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कहीं नहीं आपने जाना, हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे और ये सिलसिला हमारा शो का चलता रहेगा 11 बजे तक। आपने 11 बजे तक इसी तरह हमारे साथ बने रहना है और वीकेंड शाइन विद एनिशा देखते रहना है। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।